Hello students, how are you? I hope you are well with your family members. Today I am going to teach you new topic related to basic concept of chemistry, atomic mass, equivalent weight and so many things related to this chapter. ये फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें आज हम लोग एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इसको स्टडी करेंगे, इक्विवेलेंट मास को स्टडी करेंगे और कैसे इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the definition of equivalent weight and atomic mass. So first of all we write the definition related to atomic mass. What is atomic mass? एटॉमिक मास क्या होता है? तो देखो, हिंदी में तो सीधे सीधे बोल देते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है. मतलब जिस तरीके से हम किसी वस्तु को मापने के लिए, तौलने के लिए ग्राम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है, या केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है कार्बन 12. कार्बन 12 के आधार पर सारे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को मापा गया है. तो किसी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है. चलिए, अब यही बात मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिख दूं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर विच एक्सप्रेस दैट एन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12. ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन बन जाएगी एटॉमिक मास की. तो एटॉमिक मास एक ऐसा नंबर होता है जो बताता है कि उस एलिमेंट का जो एक एटम है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से हाउ मेनी टाइम हैवियर है, कितने गुना भारी है. तो चलिए मैं डेफिनेशन पहले इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, atomic mass of an element is the number, atomic mass of an element is the number which expresses that an atom is how many time heavier, how many time heavier than 1/12 part of 1/12 part of mass of 1 कार्बन 12 एटम. ये
डेफिनेशन है एटॉमिक मास की या एटॉमिक वेट की कहें। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर विच एक्सप्रेस दैट एन एटम is how many times heavier than 1/12 part of mass of one carbon 12 atom। तो ये डेफिनेशन है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर which express that an atom is how many times heavier than 1/12 part of mass of one carbon 12 atom। ठीक है, तो अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेफिनेशन को, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ये बेटा डेफिनेशन हो गई परमाणु द्रव्यमान की, कहे परमाणु भार की। किसी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो जाहिर सी बात है कि परमाणुओं के जो परमाणु के द्रव्यमान होते हैं उनको कार्बन 12 से मापा गया है, कार्बन 12 का 1/12 किया गया है, उससे फिर ये मेजर किया गया है कि वो कितना गुना भारी है। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर विच एक्सप्रेसेस दैट एन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो वो कार्बन 12 से कितना गुना भारी है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ये डेफिनेशन हो गई परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार आप जानते हैं इसका अणुभार निर्धारण में, तुल्यांकी भार निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए सबसे पहले हमने एटॉमिक मास की डेफिनेशन को आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी एटम का एटॉमिक मास होने की क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन होती है एटॉमिक मास की। तो अभी हमारे सामने लिखा हुआ है नाइट्रोजन 14, मतलब ये कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होने का क्या आशा होता है उसको समझ लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होने का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 से 40 टाइम हैवियर है। कि नाइट्रोजन का जो एक एटम है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 14 टाइम हैवियर है, 14 गुना भारी है। नाइट्रोजन का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 1/12 पार्ट से 14 टाइम हैवियर है। यह मीनिंग हो गया इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होने का। इसी प्रकार से आपको एक नीचे लिखा हुआ है कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो 23 है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होने का क्या मीनिंग होता है, लिखा हुआ है कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो 23 होने का आशा ये होता है
कि सोडियम का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 23 टाइम हैवियर है। ठीक है, तो सोडियम का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 23 टाइम हैवियर है। ये इसका मीनिंग निकलता है कि सोडियम का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से 23 गुना भारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी के भी परमाणु द्रव्यमान के बारे में डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं कि वास्तव में परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसके बाद इक्विवेलेंट वेट को डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जिसे हम लोग इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए अब हम तुल्यांकी भार के बारे में बात करते हैं। तुल्यांकी भार को समझने के लिए हमें एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास की जानकारी होना जरूरी है। तो अब हम लोग इक्विवेलेंट मास के बारे में बात करेंगे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? देखो भाई, जिसे हम लोग तुल्यांकी भार कहते हैं, पहले इसके बारे में एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। एक सामान्य सी बात है, जैसे हम कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स कैसा रहने वाला है, कौन से अवयव को कितना मिलाना है, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। हम एक चाय का उदाहरण ही लें, चाय में कब कितनी चीनी डालना है ये आपको समय अनुसार तय करना पड़ता है। चाय कितनी बना रहे हैं, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, क्या क्वालिटी रखनी है, मीठा कितना रखना है, मीठा कितना कम रखना है, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉपर तरीके से उसको तैयार कर पाएंगे। तो तुल्यांकी भार एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि कौन सा तत्व का कितना अंश किसी दूसरे तत्व के कितने अंश के साथ रिएक्ट करता है। एक तत्व का कौन सा पार्ट यानी कितना पार्ट किसी दूसरे तत्व के कितने पार्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है बराबरी से। इसीलिए इसको कहते हैं हिंदी में तुल्यांकी भार। एक तत्व का एक हिस्सा दूसरे तत्व के कितने हिस्से के तुल्य है, बराबर है, इक्वल है, उसे हम लोग इक्विवेलेंट मास कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट जो है 8 होता है। तो ये ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, ये रिएक्ट करता है सोडियम के 23 भाग से, ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के 9 पार्ट से, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के 35.5 पार्ट से, ऑक्सीजन के का जो 8 भाग है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट से। तो कहने का आशय ये जो स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है, तो 16/2 = 8। मतलब ऑक्सीजन का जो 8 भाग क्रियाशील रहता है वो दूसरे के उसी तुल्यांक में क्रिया करता है। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है, तो 23 में से 23 को 1 से डिवाइड करेंगे 23 ही रहेगा, तो ये 23 रहेगा। ये सोडियम का इक्विवेलेंट वेट है और यही एटॉमिक मास भी है, यही इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है और इसको 1 से डिवाइड करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम भाई? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए किसी जो एलिमेंट की बात कर रहे हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होना चाहिए और उसकी वैलेंसी से उसको डिवाइड किया जाता है। किसी तत्व के एटॉमिक मास को यानी परमाणु द्रव्यमान को उसकी संयोजकता से डिवाइड कर देने पर उसका तुल्यांकी भार आ जाता है। यहां
ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना है 8, सोडियम का तुल्यांकी भार 23, एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 होता है, लेकिन 3 से डिवाइड किया जाता है, तुल्यांकी भार आ गया 9। क्लोरीन का परमाणु भार एटॉमिक मास 35.5 होता है, 1 से डिवाइड करा जा रहा है, इक्विवेलेंट मास आ गया 35.5। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी इतना ही होता है, 1.008 अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे, इतना ही फिर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का 8 भाग हाइड्रोजन के 1 भाग के तुल्य है, बराबरी से क्रिया करता है। इसका 8 पार्ट, इसका 1 पार्ट। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 भाग सोडियम के 23 भाग से क्रियाशील रहता है, मतलब ऑक्सीजन का 8 भाग बराबर एल्यूमिनियम के 9 भाग से क्रिया कर सकता है। ऑक्सीजन का 8 भाग क्लोरीन के 35.5 भाग से क्रिया करता है। इसीलिए तो इसको कहते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट मास। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास, कि ऑक्सीजन का इतना हिस्सा इसके बराबर है। जब भी क्रिया करने की बात आएगी, रिएक्शन की बात आएगी, तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम एल्यूमिनियम के 9 ग्राम के साथ रिएक्शन करता हुआ दिखेगा। ऑक्सीजन का 8 ग्राम सोडियम के 23 ग्राम के साथ रिएक्शन करता हुआ दिखेगा। ऑक्सीजन का 8 ग्राम हाइड्रोजन के 1 भाग के साथ रिएक्शन करता हुआ दिखेगा। यह है इसकी डेफिनेशन। इसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए, इसको समझने के बाद अब हम डेफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं। तुल्यांकी भार को कैसे डिफाइन करते हैं। That amount of an element, that amount of an element which reacts with 1.008 part of hydrogen, 8.0 part of oxygen, 35.5 part of chlorine. That amount of an element which reacts with 1.008 part of hydrogen, 8.0 part of oxygen, 35.5 part of chlorine, or displaces the same amount refers to its equivalent mass. तो ये बेटे डेफिनेशन मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखा है। इस डेफिनेशन को नोट करें, शेष समझने के लिए वैसा ही है, सेम रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी जो हैं वो डेफिनेशन को नोट करेंगे। दैट अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विथ 1.00 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 1.00 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 8.0 part of oxygen, 35.5 part of chlorine, or displaces the same amount refers
टू इट्स इक्विवेलेंट मास। बेटे ये डेफिनेशन हो गया। इक्विवेलेंट मास क्या होता है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दैट अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स, that amount of an element which reacts 1.00 parts of hydrogen, 8.0 part of oxygen and 35.5 part of chlorine, or displaces the same amount, refers to its equivalent mass। ये तुल्यांकी भार की डेफिनेशन हो गई। अब हम इसको डेफिनेशन को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। किसी तत्व का तुल्यांकी भार किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह मात्रा है। किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह मात्रा है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से कोमा ऑक्सीजन के 8.0 भाग से तथा क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करती है। यह तुल्यांकी भार की डेफिनेशन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो गई। किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह मात्रा है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से, ऑक्सीजन के 8.0 भाग से तथा क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करती है। एक बात और जो ऊपर नहीं बताई हमने कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसको इक्विवेलेंट मास को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां लिखे दे रहा हूं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास बताने के लिए डेफिनेशन पर्याप्त है। दैट अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विथ 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 8.0 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन और displaces the same amount refers to its equivalent mass। या तो वो क्रिया करती है या इतने अमाउंट को वो डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो बेटा ये इक्विवेलेंट मास की एक डेफिनेशन हो गई। आप यहां इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो 8 ग्राम है उसके इक्वल एल्यूमिनियम का कितने ग्राम होगा ये, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 है और एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास 9 है। इधर सोडियम का इक्विवेलेंट मास 23 है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास जो है 1.08 है। तो इस प्रकार से इक्विवेलेंट। अब चलिए हम लोग डेफिनेशन को जान गए हैं, डेफिनेशन नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह मात्रा है जो हाइड्रोजन के 1 भाग से, या इतना लिख दो, 1 भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से, क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करती है या क्रिया करती है या इतने अमाउंट को विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो ये तुल्यांकी भार हो गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब इसके डेफिनेशन, चलिए डेफिनेशन लिखने के बाद यहीं इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन सूत्र लिख सकते हैं।
सूत्र लिखेंगे, किसी तत्व का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू होगा परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार बटे संयोजकता, यह इसे कह सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन बैलेंसी। जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल रहा हो उसकी बैलेंसी रखनी पड़ती है हमें। चलिए, तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से किसी भी एलिमेंट का तुल्यांकी भार पता कर सकते हैं। चलिए, अब इसको मिटाने के बाद कुछ और बातें जानते हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में, कैसे निर्धारण किया जाता है। चलिए आइए अब जानते हैं कि और भी पदार्थों के इक्विवेलेंट मास को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उनके लिए क्या फॉर्मूले हैं। तो अभी हमने किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते ये बता दिया। एक बार मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, यही इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास अपॉन बैलेंसी। ठीक है, एटॉमिक मास को बोलते हैं हिंदी में परमाणु द्रव्यमान और बैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। आप लिख सकते हैं ये परमाणु द्रव्यमान होता है और इसको बोलते हैं संयोजकता। ये संयोजकता। किसी तत्व का तुल्यांकी भार तो ऐसे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर यानी इक्विवेलेंट वेट या मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। ये बेसिसिटी क्या होती है इसको जान ले। ये जो चीज होती है इसको अणुभार बोलते हैं हिंदी में, अणुभार। अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। ठीक है, बेसिसिटी बोलते हैं। अब अगर किसी बेस का निकालना है, बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए हम लोगों को E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, जो भी बेस है उसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, इसको हम लोग अणुभार कहते हैं। और एसिडिटी को बोलते हैं अम्लता।
ठीक है, तो ये एसिड का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास पता कर सकते हैं, बेस का इक्विवेलेंट मास पता कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगली बात जानते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। किसी लवण का इक्विवेलेंट मास पता करना हो तब क्या करेंगे? तब फॉर्मूला लगाते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। जो सॉल्ट के डिसोसिएशन से जो कैटायन बनता है उस पर कितने पॉजिटिव चार्ज आते हैं उससे डिवाइड देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी आक्सीकारक, इसको हम लोग कह सकते हैं आक्सीकारक का तुल्यांकी भार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय ऑक्सीडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय ऑक्सीडेंट। ये फॉर्मूला बन जाता है इक्विवेलेंट मास को। चलिए इसी प्रकार से अब हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे पता करना है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अपचायक का तुल्यांकी भार। तो फिर क्या लिखेंगे? E बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग, चलिए फाइनली अब हम लोग इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं उनको एक नजरिए से देख लेते हैं, एक नजर में, और उनका अगले वीडियो में हम लोग कैसे इस्तेमाल करके किसी एलिमेंट के, किसी एसिड का, किसी बेस का कैसे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं वो अगले हम वीडियो में देखेंगे। यहां इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इसको हिंदी में हम कहें किसी तत्व का तुल्यांकी भार, उसका परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता का अनुपात। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड किसी अम्ल का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड किसी अम्ल का तुल्यांकी भार E बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड यानी अम्ल का अणुभार बटे बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब होती क्षारकता। ये क्षारकता क्या होती है और अम्लता क्या होती, दो टर्म ऐसे हैं, ये अगले वीडियो में हम आपको प्रेषित करेंगे, इनको कैसे एक्सप्लेन करें। चलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस यानी किसी क्षारक का अणुभार कैसे निकालते हैं,
किसी क्षार का अणुभार बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, यानी क्षार का अणुभार बटे एसिडिटी यानी उसकी अम्लता। ठीक है। चौथा पॉइंट है इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, किसी लवण का तुल्यांक भार निकालना। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, किसी लवण का तुल्यांक भार निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट, लवण का अणुभार क्या है और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, मतलब उसके आयोनाइजेशन से या डिसोसिएशन से जो आयन बन रहा है, जो कैटायन बन रहा है, उसके ऊपर कितने चार्ज हैं या उनकी संख्या क्या है, उसके ऊपर चार्ज क्या है या उनकी संख्या क्या है। ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक का तुल्यांक भार निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख देंगे। जिस भी ऑक्सीकारक का तुल्यांक भार इक्विवेलेंट मास निकालना है उसको यहां रख देंगे अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय ऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीकारक है उसने रासायनिक अभिक्रिया के समय कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसलिए आप लोग अगले वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, इसका वो सेकंड पार्ट होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, किसी अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अपचायक, लिखा हुआ है अपचायक का तुल्यांक भार निकालना है तो E बराबर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका रखेंगे, किसी और का नहीं, जिस रिड्यूसिंग एजेंट का आप इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसी का रखेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट, कि रिड्यूसिंग एजेंट ने किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, और यहां क्या होता है ऑक्सीकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन किए गए इलेक्ट्रॉनों से डिवाइड यहां किया जाएगा, लॉस्ट खोए गए इलेक्ट्रॉनों से डिवाइड यहां किया जाएगा। ठीक है। इनको तैयार करें, डेफिनेशन तैयार करें, अपनी नोटबुक में लिखें, कोई प्रश्न है पूछे हमसे, जूम ऐप पे जाकर के मैं क्लास लूंगा, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। इनको तैयार करें। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, यदि फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। अगले वीडियो को बिल्कुल मिस न करें, अगले वीडियो में मैं इसके इन सूत्रों के आधार पर इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है हम बताएंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सिखाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।